जो मैं आप लोगों के साथ सेशन लूंगा वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का। तो आई थिंक ये मॉड्यूल जो है आप सबके पास ऑलरेडी है। एंड इसी से हम स्टार्ट करेंगे एंड टोटल 10 सेशन हम लेंगे। आज इसका फर्स्ट सेशन है। एंड प्लीज़ इसको इंटरेक्टिव बनाइएगा। क्वेश्चंस पूछिएगा, मैं भी पूछूंगा, और अगर कोई आंसर नहीं करेगा तो फिर मैं किसी को भी पूछ बोल दूंगा अनम्यूट करके बोलने के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि पार्ट वन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डज बिजनेस मीन्स टू यू। बिजनेस का मतलब क्या होता है? आप लोग एक सिंपल हिंदी में या जैसे भी लेमन टर्म्स में क्या बोलोगे? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है धंधा, यही कहते हैं ना? हाँ सर, बिजनेस का मतलब धंधा व्यापार। व्यापार करना, धंधा करना। तो उसमें इसका इसका ये होता है, या तो आप कोई चीज खुद बना रहे हो, खुद बना के उसको एंड यूजर तक बेच रहे हो, जितनी आपकी लागत लगी है उससे थोड़ा सा ऊपर मार्जिन रख के आप उसको बेचते हो, जिससे आपको एक मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप कोई चीज ऑलरेडी जो बना हुआ प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है उसको आप कहीं से खरीद रहे हो, होलसेल पे खरीद रहे हो, क्योंकि आप जब एक बल्क क्वांटिटी खरीदोगे तो वो आपको कम रेटों में मिलती है। और फिर उस चीज को आप रिटेल करते हो, मार्केट करते हो और एंड यूजर तक पहुंचाते हो। जो एंड यूजर मतलब जो लोग होते हैं जो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समझ आ गई आप लोगों को सबको या नहीं आई? यस यस सर। सर। इजी इजी लैंग्वेज थी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को? नो सर। चलो अब इसको पढ़ भी लेते हैं। द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है इसमें भी, कि एक एक्टिविटी ऑफ मेकिंग मनी जिसमें हम या तो कोई गुड है या कोई सामान है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई थिंग है जिसको हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कहीं से उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी खरीदते हैं और उसको थोड़ा सा रेट बढ़ा के बाहर बेचते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी जैसे दिवाली का टाइम चल रहा है, तो या तो आप क्या करोगे, दिए सारे जो दिए हैं अगर आप मार्केट में बेचोगे, या तो आप उसको खुद बनाओगे, खुद बना के मोम लगा के उसमें बत्ती ऐड करके वो आपका खुद का बना हुआ हो गया, आपने खुद प्रोड्यूस करा है उसको, और फिर उसको आप मार्केट कर रहे हो। या फिर आप क्या करोगे, किसी से ऑलरेडी दिए जहाँ पे बने हुए हैं उस दिए को आप उठाओगे, बहुत बल्क क्वांटिटी में उठाओगे, कम रेट। जब आप ऑब्वियसली बल्क क्वांटिटी में लोगे तो क्या होगा, आपको रेट कम मिलेगा, कम आप सस्ते में खरीद लोगे, और उसको जब आप सस्ते में खरीदोगे उसको बाहर आप मार्केट करोगे तो क्या होगा, उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जिस स्तर पे आप लोगों को काम करना है, जो कम्युनिटी में हम जैसे हम काम करते हैं, जिस स्तर पे आप लोगों को काम करना है उसके लिए आपको बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है या सोचने की ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपको एक कंपनी ही फॉर्म करनी पड़ेगी या एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी या एक पार्टनरशिप किसी के साथ करना पड़ेगा। आप कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। जो आपको, अगर आप एक कंपनी बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या पार्टनरशिप के साथ करते हैं तो ये अच्छी चीज़ है। इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। एक आपको लीगल एड मिल जाती है, आप लोन ले सकते हो, और अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हो तो आपको जो लागत लगानी है वो भी आप लोगों का डिवाइड हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है, बट ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि अगर आप जिस स्तर पे काम कर रहे हो उस चीज़ पे आपको इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। आप एक सोल प्रोपराइटर जैसे होता है, अपना अलग से अपने आप भी ये काम स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप एक अच्छे स्तर पे पहुंच जाओगे, धीरे धीरे आपका काम चलने लगेगा, मार्केट होने लगेगा, लोग आपको जानने लगेंगे, तो आप इसको एक चैनलाइज वे में, कि इसको एक पूरा फ्रेमवर्क देके कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप इसको चला सकते हो। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। अगर आप बोल नहीं पा रहे तो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। इतना कष्ट अगर आपको लग रहा है अनम्यूट करने में तो आप प्लीज चैट में भी लिख सकते हो। सर अभी जो आपने समझा एकदम मतलब आसान भाषा में, तो सबको क्लियर हो गया मतलब। अच्छा, थैंक यू। जी। अच्छा फैजान जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। वैसे आपके जो समझाने का तरीका बिल्कुल ठीक है सर, और सरल भाषा में है, तो अगर लगेगा कहीं समझ में नहीं आएगी तो हम आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो आप चैट बॉक्स में लिख देना यस, जब भी मैं कुछ बिल्कुल पूछूंगा तो। बिल्कुल सर। ठीक है।
अच्छा, इसमें एक 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 लाइन और ऐड हुई हुई है, इट इज एन एक्टिविटी विच जनरेट्स प्रॉफिट बाय एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। तो इस लाइन का भी वही मतलब है जो मैंने अभी तक वो समझाया। अल्टीमेटली जो आदमी बिजनेस कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि उसको प्रॉफिट कमाना है। तो इसीलिए उसमें एक लाइन ऐड हुई है कि इट इज एन एक्टिविटी विच जनरेट्स प्रॉफिट बाय एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो या बना रहे हो, उसकी लागत निकाल के उसके ऊपर की जो कमाई है वो आपकी प्रॉफिट होती है, जिससे आप अपना घर चलाते हो। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस 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 प्रकार के बिजनेस होते हैं, हम उस पर बात करते हैं। अभी तक आप लोगों के सबने यही बोला है कि ये क्या होता है बिजनेस, उसके बारे में आप लोगों को पता लग गया है। तो अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस किस तरीके के बिजनेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है सर्विस बिजनेस। एज द नेम सजेस्ट, जो नाम ऑलरेडी इसमें लिखा है सर्विस बिजनेस, उसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इट इज अ बिजनेस वेयर प्रोडक्ट हैव नो फिजिकल फॉर्म एंड दे आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। ये वो बिजनेस है जिसमें आप कोई चीज या कोई सामान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप कुछ उसमें बना नहीं रहे हो और बना के बेच नहीं रहे हो, ना कि कोई चीज आप किसी से होलसेल में खरीद के सामान और आगे बेच रहे हो। ये प्योरली एक सर्विस का बिजनेस है। एक आपको बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब मुझे, चलो अगर ये मुश्किल होगा तो मैं चेंज भी कर दूंगा। अभी फिलहाल क्या है, कुछ लोग जैसे फ्रिज होता है, या एसी होता है, लोगों के लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए हैं लोगों के। तो जब आप नया नया कोई टीवी खरीदते हो तो एक साल के बाद जब उसकी वारंटी एक्सपायर हो जाती है तो कंपनी आपको फोन करती है कि सर हमसे एएमसी ले लो। एएमसी क्या होता है? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या हो रहा है, आपको वो बार बार फ्रिज नहीं दे रहा है, लेकिन आपको वो कुछ पैसे लेते हैं कि भाई हमारे साल के 1,000 रुपए हैं, आप 1,000 रुपए हमें दो। और इस दौरान, इस पूरे एक साल के दौरान आपके फ्रिज में कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो हम आपको फ्री में फ्रिज या एसी या टीवी वो सब आपको ठीक करके देंगे। होता है, कुछ लोग हैं ऐसे जो एग्री करेंगे इस चीज़ के लिए। एएमसी पता है? इवन ये मशीन्स में भी होता है, जो आप सिलाई मशीन जो हम सेंटरों पे यूज़ करते हैं, कंपनी जो होती है वो आपको ऐसा एक वो बोलती हैं कि आप हमें मशीनों के इतने पैसे दे दो साल में, फॉर एग्जांपल कुछ भी 500 1,000 रुपए, और इस पूरे एक साल में कोई भी प्रॉब्लम आएगी मशीनों में तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको ठीक करके देंगे। आप प्लीज कुछ कोई अनम्यूट करके बताएगा, ऐसा कुछ है? इसमें सर एडवांस जमा का तो नहीं करवाया, बाकी जैसे फ्रिज की सर्विस करवानी है तो उनको फोन करके और वो घर पे सर्विस करके तो हाँ जाते हैं। ये तो 2 4 बार मैंने भी बुलवाया टीवी का और फ्रिज के लिए। तो वो जो सर्विस की बात है जी। ना, तो वो मतलब अपन ने कॉल किया उनको और वो अपने घर पे आके और जो भी उनको राइट। पे कर देती हैं चलो एडवांस ठीक है। वाला। हाँ, वही जी वही मैंने आपको बोला कि शायद ये गांव के स्तर पे इतना नोन नहीं होगा, तो मैं वही बता देता हूँ। जैसे आप एसी लेते हो, मान लो एसी या फ्रिज ले सकते हो, तो उसके बाद आपको बिल्कुल। कुछ सर्विस दी जाती है। अगर एसी का सीजन खत्म हो गया तो वो ठंड के टाइम या गर्मी के टाइम पे जब दोबारा में स्टार्ट करना होता है तो वो दोबारा आके उसकी सर्विस करते हैं। तो शुरू में कुछ सर्विस क्या रहती है, फ्री रहती है। उसके बाद क्या है, एसी आपका सेम है, लेकिन एक साल बाद भी जब आप उसकी सर्विस कराते हो तो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं और आपको वो सर्विस देते हैं कि आपके फ्रिज को, ये एसी या फ्रिज को या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसको दोबारा से बढ़िया से वो चालू करके देते हैं कि दोबारा से वो काम करने लग जाए। ऐसा तो सब नहीं करा होगा ना? जी हाँ। जी सर। हाँ। इसमें देखो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, रिपेयर शॉप, स्कूल, बैंक और रेस्टोरेंट। तो इवन ये रिपेयर शॉप का वही हो गया। मान लो कि चलो कोई चीज़ आपकी खराब हो गई, तो उसके लिए आपको कुछ मिल नहीं रहा, कुछ आपको वो आप पैसे दे रहे हो तो आपको कुछ वो सामान नहीं दे रहा, लेकिन आपको सर्विस दे रहा है। मान लो आपकी बाइक ही खराब हो गई, स्कूटी खराब हो गई, साइकिल खराब हो गई, तो वो क्या कर रहा है उसमें, उस चीज को वो आपको सर्विस दे रहा है, आपकी बाइक ठीक करके दे रहा है। ये हो गया, इसमें समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट। इसमें क्या लिखा है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। तो इसके बारे में पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बारे में हम प्लेन करेंगे अच्छे से। It is a business which buys product at a wholesale price and sell it at retail price. It is called as buy and sell a business. तो जैसे हम जब बिजनेस को डिफाइन कर रहे थे स्टार्टिंग में, तभी हमने शायद इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली थी, तो थोड़ा सा हम इसको इन डिटेल फिर से बात कर लेते हैं। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस जो होता है, उसमें क्या होता है कि आप सामान जो उठाते हो वो बल्क में उठाते हो,
किसी होलसेलर से या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आप सीधे चले जाते हो, वहां से आप सामान उठा लेते हो। जो चीज़ मान लो मार्केट में आपको 100 रुपए की बिकती है, आप अगर होलसेल से भी लोगे तो वो आपको पड़ेगी 60 रुपए 70 रुपए में। तो आप क्या करते हो, उसको बल्क क्वांटिटी में बहुत सारा सामान एक ही बार जो होलसेलर होता है उससे खरीद लेते हो, कि हाँ भाई मैं तो बल्क में क्वांटिटी में खरीद लूंगा और इसको अपने इलाके में जाके, कम्युनिटी में जाके, बाजार में जाके इसको बेचूंगा, क्योंकि इसका रेट तो 100 रुपए है। तो आराम से आपका उस एक प्रोडक्ट पे 30 से 40 रुपए बचेगा। होता है, करते हैं लोग या नहीं करते? और अगर आप एज अ कस्टमर भी देखोगे तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है या हमें कोई चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है, मैं अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हो, आप ऐसे मार्केट जाते हो, होलसेल मार्केट जाते हो, ताकि आपको वो चीज़ सस्ती मिले। ये एग्री करेंगे सब लोग इस चीज़ के बारे में? यस सर। ऐसे करते हैं सर, ज्यादा सामान के लिए तो भी बड़े मार्केट में ही जाते हैं, होलसेलर। हाँ, तो जैसे आप जाते हो, ऐसे ही जब आप एक धंधा करोगे या बिजनेस करोगे तो आपका वो रेगुलर बन जाएगा जाना, क्योंकि आपका और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको सरवाइव करना है, बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो आपको बड़े मार्केट या होलसेल मार्केट ही जाना पड़ेगा। वहां से आप सामान लाके जब मार्केट में बेचोगे अपने कम्युनिटी में, तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन यही मैंने कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, इसलिए बोला ताकि आप लोग समझ जाओ कि जब आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, शादी भी होते हैं, जब आपको बहुत सारी चीजें बल्क में लेनी होती हैं, तो आप खुद भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के से नहीं, लेकिन खुद अपने यूज के लिए भी उसी मार्केट में जाते हो, क्योंकि वहां पे आपको चीजें सस्ती मिलती हैं। ठीक है, सबको समझ आ गया अभी? हम यस सर। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसमें इसमें पहले पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग अ रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट, प्रोसेसिंग इट विद द हेल्प ऑफ लेबर, मशीन, एंड प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट। तो अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लिखा है, इसका आप नाम से ही देखेंगे तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि इसमें एंड टू एंड चीजें जो हो रही हैं, ये भी शायद स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन करा था, एंड टू एंड चीजें जो है वो आप ही कर रहे हो। मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे, एंड टू एंड चीजें आप ही कर रहे हो। मतलब कोई भी चीज ले लो, जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है व्हीकल, स्टील, मशीनरी, क्लोथ। गीजगढ़ से है कोई यहाँ पर? गीजगढ़ से किसी ने ज्वाइन करा हुआ है? नहीं फैजान, कहीं कोई ज्वाइन नहीं किया कीजिएगा से। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं गीजगढ़ का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि बाकियों को भी पता होगा। जैसे गीजगढ़ में हमारे पास पूरा एक यूनिट सेट हुआ हुआ है, जिसमें हम रुई से धागा बनाते हैं, धागा से कपड़ा बनाते हैं, फिर कपड़े से उसको, अगर हमारा ही कोई डिजाइनर है तो उससे शर्ट भी बन रही है, जवाहर कट भी बन रही है, वेस्ट कोट भी बन रही है, पैंट भी बन रही है। तो इसका ये है कि एक तरह से सारी चीजें जो है वो हम ही कर रहे हैं। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो रुई से धागा बनाना हो, धागे से कपड़ा बनाना हो, और कपड़े से उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करना हो, जो कि हम लोग नॉर्मली आम दिनों में पहनते हैं। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस। अब समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब कौन मुझे टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में एक बार नाम बताएगा सारे? सर सर मैं रिया बंसल फ्रॉम भवदर। ठीक है, पहला मैंने क्या बताया था आपको? सर आपने फर्स्ट सर्विस बिजनेस बताया था। ठीक है, सर्विस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर इसमें हम कोई भी, जैसे हमें कोई भी, जैसे हम कोई मशीन वगैरह खरीदते हैं तो वो हमें पैसे देने की जगह कोई सर्विस देता है, जिससे कि वो हमें प्रॉफिट हो सके, नहीं, उसको भी पैसे। प्रॉफिट हो सके और हमें भी। हाँ, मतलब बेसिकली क्या है कि आप कोई प्रोडक्ट उसमें नहीं खरीद रहे, उसमें ऑलरेडी आपने एक यस प्रोडक्ट सर। खरीदा हुआ है। आप जो पैसे दे रहे हो उससे कुछ सामान नहीं मिल रहा आपको, लेकिन उसकी सर्विस मिल रही है। हाँ ठीक है। सर, जैसे कि अभी गांव लेवल पे जैसे सर हम गैस वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें क्या है, मतलब वो गैस देते ही नहीं है लेकिन उसकी सर्विस कर देते हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट राइट। और सर सेकंड मैचिंग डाइनिंग बिजनेस, जिसमें हम चलो। बना हुआ सामान खरीदते हैं हाँ और उसकी मार्केटिंग करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। बना हुआ सामान हम लेते हैं, बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, जिसमें हमें जो मार्केट प्राइस उसका है और उससे कम पैसों में मिलता है। एंड जब हम यस उसको सर। मार्केट करते हैं तो हमें जो मार्केट प्राइस है उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। मान लो हाँ कोई सर। चीज़ 10 रुपए की है, तो हम उसको बड़े 30 बाजार से, जैसे या आपने फिर बोला। 50, हाँ हम उससे पैसे अर्न कर सकते हैं। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड क्या है? अच्छा, कोई और बताओ, आपने तो बोल दिया, बाकी अब कोई और बताओ। ओके सर, थैंक यू। कौन बताएगा अब?
मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हम रॉ मटेरियल्स किसी भी मार्केट से जहाँ पे हमको सस्ता मिले वहां से उठाते हैं, फिर अपने यहाँ पे मशीन वगैरह लेबर की मदद से हम उसे तैयार करते हैं, और फिर फाइनली जब वो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है तो हम उसे मार्केट में उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जितना हमारा खर्च हुआ है और उसके इनकम यानी हमारी जो प्रॉफिट आएगी उसको लगा करके फिर हम मार्केट में सेल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो, अगर आपको बिल्कुल एक शॉर्ट नोट में उसको याद रखना है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब क्या है कि सब चीज़ें जो भी वो आपको प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसको पूरा एंड टू एंड जो है वो आप ही ने बनाया है। चाहे वो लेबर की मदद से बनाया हो, मशीन की मदद से बनाया हो, जो भी है, मतलब सारा, मतलब छोट आपको कोई चीज़ शर्ट बनानी है तो आपका उसका कपड़ा वकपड़ा जो भी चीज़ है वो सब आपने ही अरेंज करा है, और फिर उसको एक कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट में उसको तैयार करा और फिर उसको बेचा है आपने। ठीक है जी। और किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं अभी। अभी हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ ली है। उसमें हमने एक चीज देखी होगी, सब चीजें जो कॉमन है वो ये है कि चाहे आप मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कर लो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर लो, या सर्विस बिजनेस कर लो, अल्टीमेट एम जो होता है एंटरप्रेन्योर का इन सब बिजनेस में वो क्या है? मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है। अभी तक ये सबको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें लिखा है व्हाट इज अ मिशन एंड विजन ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मिशन जो है वो एज कंपेयर टू विजन, मतलब लेमन टर्म में बता रहा हूँ, मिशन छोटा है और विजन बड़ा होता है। मिशन क्या है? मिशन एक कंटिन्यूस चीज है ताकि आप अपने विजन तक पहुंच सको। तो व्हाट इज द मिशन एंड विजन ऑफ अ बिजनेस में हम मिशन के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज अ शॉर्ट टर्म गोल ऑफ बिजनेस। इट आउटलाइंस व्हाट बिजनेस वांट्स टू एंड हाउ इट वांट्स टू अचीव इन शॉर्ट स्पैन। मतलब फॉर एग्जांपल आप ही की ट्रेनिंग जैसे होती है, अभी एक फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग होती है, उसका एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आप एक बेकरी शॉप सेटअप करना चाहते हो, तो बेकरी शॉप अगर आप सेटअप करते हो तो उसका एक मिशन ये रहेगा कि भाई जिस भी कम्युनिटी मैंने खोला है मेरी बेकरी बहुत अच्छी चले। और अच्छी कैसे चलेगी? जिसमें आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे। आपकी जो पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, जो बिस्किट्स हैं, जो भी आप उस बेकरी में सामान रख रहे हो वो सारा फ्रेश रहे। ये जो भी चला रहा है प्लीज, दीपाली दोखले प्लीज को नहीं करें। ठीक है। तो मिशन में अगर आप, मैंने जैसे अभी बेकरी का एग्जांपल ले रहा था, तो अगर आप अपनी कम्युनिटी में, अपने एरिया में वो बेकरी खोल रहे हैं, तो आपका मिशन यही रहेगा हमेशा कि डेली मेरा जो सामान है वो एक तो बिक जाए, और वो जो भी मैं बनाऊं वो क्वालिटी प्रोडक्ट रहे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप क्वालिटी दोगे तभी आपके पास लोग आएंगे, वरना कोई भी नहीं आएगा। तो ये तो आपका एक डेली एम रहेगा, क्योंकि ऑन्टरप्रेन्योर ऑन्टरप्रेन्योर का क्या है कि 24 घंटे का बिजनेस रहता है। ऐसा नहीं है कि आपकी एक छुट्टी है, आपको तो काम करना ही करना है। और एक साइकिल सी बन जाती है, रोज काम करना है, कमाना है, काम करना है, कमाना है। तो अगर हम बेकरी के एग्जांपल पे आए तो उसका काम यही रहेगा कि आप जो भी अपने प्रोडक्ट बना रहे हो वो एक तो फ्रेश बनाओ, अच्छे बनाओ, खाने में अच्छे लगे, लोग उस पे उसके टेस्ट से अट्रैक्ट हो, तभी आपकी चीज बिकेगी। अब अगर हम विजन पे आते हैं तो विजन के बारे में पढ़ता हूँ। इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ अ बिजनेस। जैसे मैंने बताया, विजन, आपको कंटिन्यूस अपने विजन पे, मिशन पे रहना होगा, तभी आप अपना विजन अचीव कर पाओगे। तो विजन की बात करते हैं तो इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ अ बिजनेस। इट आउटलाइंस द पर्पस, गोल, वैल्यू एंड ड्रीम स्टेट ऑफ द बिजनेस। अब इस ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड इसलिए क्योंकि मिशन में जब मैंने बोला कि आपका एक मिशन बन जाता है, आपको अपनी कम्युनिटी में अच्छा से अच्छा सामान सर्व करना है कम्युनिटी को। और विजन क्या है? जब जब आपको बड़ा बनना है, बिजनेस हमेशा, आप जो भी एक मुनाफा कमा रहा है, काम कर रहा है, वो यही चाहेगा ना कि आज अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ तो कुछ टाइम बाद मैं इतनी मेहनत करूँ कि वो उसको मैं 20 कर सकूँ, फिर उसको मैं 40 कर सकूँ, फिर उसको मैं 80 कर सकूँ, या जो भी है, एक एक रेट पे आप अपना चाहोगे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहे। तो उसके लिए वहां पर आपका विजन आ जाता है। जब आप अपनी कम्युनिटी में अच्छा काम करोगे तो आपका अपने आप, और वो नेटवर्क से जब आपकी चीजें फैलेंगी, तो आपका विजन एक तरह से, आप अपने विजन पे चलने लगोगे कि आपको अब एक कम्युनिटी के अलावा आपको दूसरे कस्बे में भी या दूसरे एरिया में भी अपना एक ब्रांच खोलनी है, आपको और बढ़ना है। यही चीजें होती हैं विजन के अंदर। अब अभी यहाँ तक सबको समझ आ गया? जी सर। बाकी जी लोग कम से कम चैट बॉक्स में तो लिख दिए कि हाँ समझ आ गया। यस नो कुछ नहीं, अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा। कोई भी अभी तक कोई भी चीज़ है अगर समझ नहीं आई है तो।
यस सर, समझ में आ गया सर। आ गया समझ सबको? ठीक है। तो अभी हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अब ये क्या कह रहा है कि एक पूछ रहा है कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जो होते हैं उसके बारे में आप क्या समझते हो? कोई बोलेगा कुछ? लिखा हुआ तो है ही आगे, कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस? सर इसमें कोई भी। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हम रॉ मटेरियल लेके एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको हम्म। मार्केट में या फिर अपने लोकल स्तर पर उस प्रोडक्ट में जो मटेरियल लगाया है वो लोकल ही होगा और उस प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी एक ठीक है। प्रोडक्ट फिक्स कर ले, एक मिशन फिक्स के ये हमारा प्रोडक्ट हमको सेल करना है। ठीक है, सो पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में। द प्रोडक्ट बिजनेस सेल्स फिजिकल tangible products to the customer. It ensures that the customer can feel and touch the product that then take a decision about buying it. It can be advertised easily in the market. तो अभी जैसे अभी कुछ टाइम पहले, 5-10 मिनट पहले, जब हमने एक सर्विस बिजनेस के बारे में बात करा था, तो उसमें ये लिखा था कि जब कस्टमर कोई सर्विस बिजनेस अवेल करता है तो वो कुछ सामान नहीं खरीदता, उसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, आप सिर्फ सर्विस लेते हो। अब जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है वो ये है कि द प्रोडक्ट बिजनेस सेल्स फिजिकल, मतलब कोई सामान आप ले रहे हो। मान लो फॉर एग्जांपल दिया ही हो गया। अगर आप एक दिवाली का जैसे टाइम है तो एग्जांपल दिए का ले लेते हैं। आप मार्केट में जाओगे तो अगर आप दिया लोगे तो दिए को आप, एक वो फिजिकल फॉर्म में है, टेंजिबल चीज है, उसको अगर आप छुओगे आप फील कर सकते हो, हाँ ये कोई चीज है, हार्ड सरफेस पे बनी हुई है। तो उससे उसका मतलब हो गया, टेंजिबल भी हो गया और फिजिकल, मतलब जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। इट एंश्योर्स कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोजेक्ट, मतलब जिस चीज को भी आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो आपके हो गए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। एंड देन डिसाइड। अब आप अगर मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आप दसियों तरीके की वैरायटी के चीजें देखोगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप दिए लेने जा रहे हो तो हर दुकान पे आपको सेम दिए मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। नो सर। हाँ, तो आप जब भी कभी दुकान पे जाओगे तो आपको दिए भी 10-10 तरीके के मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे। सिंगल सिंगल 4 दिए रखे होंगे, सिंगल सिंगल 2 का पैक रखा होगा, कहीं कहीं पे 4-5-6 दिए एक साथ जुड़े हुए होंगे। अब उसमें क्या लिखा है, इसीलिए उसने एक लिखी है ये चीज कि इट एंश्योर्स दैट कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोडक्ट एंड देन डिसाइड अबाउट बाइंग। अब उसमें से आप उसको टच करोगे, फील करोगे, उसकी क्वालिटी देखोगे, मटेरियल देखोगे किस तरीके का लगा है, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या चीज बाय करनी चाहिए। इट कैन बी एडवर्टाइज इजीली इन द मार्केट। तो यहाँ तक अभी सबको समझ आ गया या नहीं आया? यस सर। यस यस सर। चलो ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के बारे में कौन बताएगा मुझे, जो मैंने अभी समझाया? जी सर, मैं जिन्होंने और दयाराम बोल रहा दयाराम, हूँ। दयाराम तुमको छोड़ करके मैं देख रहा हूँ कि दो ही लोग बोल रहे हैं, बाकी भी बोले। दयाराम हाँ, तुमको छोड़ करके कोई और बोलना चाहे तो बोले, बहुत सारे लोग हैं। अगर समझ नहीं आ रहा तो बता दिए आप लोग, मैं दोबारा समझा दूंगा। सर मैं खुशी जैन। हाँ। सर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में ये होता है कि किसी कहाँ भी से हो चीज आप, कहाँ को से हो? अपन। सर समरानिया से, बारह डिस्ट्रिक्ट से। जैसे अपन किसी चीज को, प्रोडक्ट हम्म। है, उसको अपन फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी क्वालिटीज मालूम कर सकते हैं। हम्म। और अलग अलग तरह टाइप्स के होते हैं। हम्म। हाँ ठीक है, और तो इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, जिसको आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, खुद अपने हाथों से पता कर सकते हैं, आंखों से देख के कि हाँ भाई ये क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ये हमें लेना नहीं चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसका वो होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। ठीक है, और कोई कोई बोलना चाहेगा प्लीज? अब 12 के अलावा प्लीज और लोग भी हैं यहाँ पर, वो बताएं। सेम चीज अभी उन्होंने आपके सामने बोली भी है, मैंने भी आपको समझाई है। कौन प्लीज, प्लीज कोई मा- अनम्यूट करके बोली। महाराष्ट्र से भी लोग हैं, तो महाराष्ट्र से कोई बोलना चाहे तो। जब हम ये आपको सेशन देंगे तो हम ये चाहते ही नहीं कहीं पे भी आप लोगों को कोई डाउट रहे। हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ हम आपको यहाँ पे बताएंगे वो प्लीज़ आप अच्छे से समझ के आगे कम्युनिटी में बताइए। इसीलिए हम लोग ये सब सेशंस ले रहे हैं आप लोगों के साथ। हेलो सर, जी मैं जी। रत्नावली महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
हाँ जी, हाँ जी। सर हमें काफी मतलब आप काफी अच्छे से समझा रहे हैं, सारी चीजें समझ में आ रही है, जैसे टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या क्या है, चलिए, अच्छा, सर्विस आपको समझ आ बिजनेस। गया सारा? एक यस बार सर, जो लेकिन मैंने हाँ, स्टार्टिंग में बताया था, टाइप्स ऑफ बिजनेस, एक बार वो बताएंगे कौन कौन से होते हैं? दो तो देखो सामने ही लिखे हैं। एक सर्विस बिजनेस था, एक हाँ। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस था, मर्च डिजाइनिंग, और एक हाँ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, थोड़ा सा बस, जल्दी जल्दी। जी सर। हाँ। सर्विस बिजनेस वो होता है जिसमें हम सर्विस देते हैं, जैसे फ्रिज रिपेयरिंग का हो, या फिर हम्म। ब्यूटी पार्लर का भी हम बोल सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल हम बिल्कुल राइट। होम सर्विस भी दे सकते हैं, और जो हमारे पास आते हैं कस्टमर उनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू और सो जो मच, ऐसे ही फर्नीचर थोड़ा सा। डिजाइनिंग है। बस बस जी बस, सर। आप बस बस, ठीक है ठीक है, आप बाकियों को भी मौका देते हैं। थैंक यू सो जी मच, सर। ऐसे ही आप लोग प्लीज अनम्यूट करके थोड़ा सा बोलेंगे, अच्छा लगेगा। हमें भी पता लगेगा कि आपको समझ आ रही हैं चीजें, क्योंकि जी ये सर। आपको मॉड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, आप लोगों को ये सेशन आगे लेने होंगे बेनिफिशरीज के साथ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पार्ट 2 में प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कवर करा है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस। मतलब अगर आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग आगे जब इस चीज़ को बताएंगे बेनिफिशरीज को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस। मतलब आपको कौन कौन सी स्किल की ज़रूरत पड़ेगी जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और कोई भी आप काम शुरू करते हैं या कोई जॉब भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी जो स्किल होगी वो अगर आपकी जॉब प्रोफाइल से मैच होगी, या आपकी जो स्किल होगी वो जिस बिजनेस में काम आएगी, आप वही काम करेंगे, आप वही जॉब करेंगे। अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं बनता कोई जॉब भी करने का या बिजनेस करने का। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा है लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कम्युनिकेशन, एक एंटरप्रेन्योर के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि आपकी जो डीलिंग होती है, वो इंटरेक्शन जो होता है वो आपका लोगों से होता है, कस्टमर से होता है, एंड यूजर से होता है, जो आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो यहाँ कम्युनिकेशन स्किल इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उन लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे नहीं, उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं बताएंगे, ड्यूरेबिलिटी के बारे में नहीं बताएंगे, उनको ये नहीं बताएंगे कि वो प्रोडक्ट उनसे आप वो लोग आप लोगों से ये प्रोडक्ट क्यों लें, तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं तो मानता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, देखो इम्पोर्टेंट सारे ही होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप उसको किस किस जगह पे फिट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे अभी हम इतने टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं, इतनी देर से, कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो उसमें एक लागत लगती है। अब आपको जो समझ आ रहा है कि भाई हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें 6 रुपए की लागत आई है, तो जाहिर सी बात है आपको अपना मुनाफा भी कमाना है, तो उसमें आप 2-4 रुपए ऐड करके तब उसका एक मार्केट प्राइस निकालोगे। अगर आपने मान लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टाइम उस चीज़ को करा ही नहीं, आपने मान लो लागत तो लगा ली, लेबर कॉस्ट लगा ली, लेकिन जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसका रेंट नहीं लगाया बिल्डिंग का, या उस जगह का रेंट नहीं लगाया, तो वो क्या है? आपका आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेल हो गया ना। क्योंकि आपने उस रेंट जो, एक एक चीज जब आप एक प्रोडक्ट बनाओगे तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, कि एक एक चीज आपको उसमें डालनी पड़ेगी। आप जो एक रॉ मटेरियल लेकर आए उसका जब कहीं से तो रॉ मटेरियल लेकर आओगे ना, जब वो आएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा, आपको उस ट्रांसपोर्टेशन जितना भी आप प्रोडक्ट बनाओगे उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी उस चीज में आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। लेबर की कॉस्ट हो गई, लेबर का टाइम हो गया, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है वो भी आप उसमें डालोगे, रेंट भी हो गया। तो आपको इसीलिए आपको हर चीज को बहुत ही ध्यान से लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक ये 2 पॉइंट सबको समझ आ गए? यस जी। सर। ठीक है, तो अभी तक कोई डाउट आप लोग, अगर मैं आप लोगों को कोई चीज़ बता रहा हूँ आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट भी है इसमें, तो वो आप लोग भी ऐड कर सकते हो, आपके इनपुट भी बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप इस सेशन में दोगे। इसीलिए मैंने बोला कि हम एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने जो चीज़ बताई है उसका और कोई और तरीके से भी मतलब आ सकता है, तो आप भी उस चीज़ को शेयर करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे भी वो चीज़ पता लगेगी, और
इवन और बाकी लोग जो बैठे हैं यहाँ पे 20-22, उनको भी ये चीज़ पता लग जाएगी। सिर्फ मेरी नॉलेज इस चीज़ में काम नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं ये भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो आप वो भी बताइए प्लीज़। तो अभी हमने दो चीज़ें कवर करी हैं, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर बिजनेस, उसमें हमने कवर करा है अभी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकंड आ गया प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जब भी आप कोई चीज़ करोगे तो उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों होता है, एक बार कोई एक्सप्लेन करेगा इस चीज़ को, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? सर अगर अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो हमारा बिजनेस फेल हो सकता है। हाँ मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या क्या ऐसा और क्या करना है, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? पहले सर मार्केट रिसर्च वगैरह सारा कुछ करना चाहिए। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो हाँ। पहले उस चीज का जैसे लोकल लेवल पे या बड़े लेवल पे उसको देखना चाहिए कि ये हमारा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, और राइट। इसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, कितनी नहीं है। ये सारी चीजें हमें क्या पहले सर्च करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? और इसके सर साथ जैसे सर इसमें ट्रांसपोर्टेशन का स्पॉट खर्चा, इम्पोर्ट ऐड कर भंडारण सकते हैं का सर। सर ये देखना पड़ेगा अपन को। लोडिंग बोर्डिंग पर कितना बैन होगा, किस जगह पर आएगा, उसके भंडारण की क्या व्यवस्था होगी। सही बात है। सर इसमें एक और पॉइंट है सर, हम ऐड कर सकते हैं सर इसमें, क्या सर? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सर। ये बहुत नेसेसरी है सर बिजनेस ग्रोथ ग्रोथ के लिए सर। क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं सर इसमें, जो बिल्कुल बिजनेस को। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने उसको इसलिए ऐड नहीं कर रखा है क्योंकि अभी जो हम फिलहाल जिस लेवल पे बात कर रहे हैं वो एक छोटे स्तर पे काम शुरू करने की बात कर रहे हैं, इसलिए। लेकिन अगर आप इसका एडवांस मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें हर चीज़ लिखी रहती है, ये वाली चीज़ होती है। ठीक है। और अगर आप जी। एक प्लानिंग कर लोगे तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि एफिशिएंसी एफिशिएंसी भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप प्लानिंग करके रखोगे तो आपकी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ जाती है। और आप प्रोडक्ट की चीज़ों, एक्यूरेसी भी सर। बिल्कुल बिल्कुल, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और और किसी को कोई चीज़ ऐड करनी है? जी सर, हेलो। एक इसमें ये है, जैसे हम मान लो फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये भी जरूरी होता है कि जैसे हमारे पास लाइसेंस है उसका या नहीं है, सारी कुछ ऐसे भी प्लानिंग करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। मीना जी, आप कुछ बोल रही थी? जी जी, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, जैसे हम कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो हम्म। सबसे पहले है उसमें काम कौन करेगा। कितनी राइट। महिलाएं उस काम को करने के लिए होंगी, फिर उसमें जो भी चीज हम बना रहे हैं राइट। उसमें कितनी लागत आएगी, कितना फिर उस चीज से हमको प्रॉफिट होगा। राइट ये भी तो देखना ये, पड़ेगा। और जो भी, क्योंकि अभी हम जो भी काम कर रहे हैं तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो कौन सी उसमें ऐसी महिलाएं होंगी जो इस बिजनेस को करेंगी, बहुत तो बढ़िया। वो तो मतलब सारा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्लानिंग में हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जी कभी जी पता लगा डिमांड एकदम से बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल, क्यों मैं बार बार दिए का एग्जांपल ले रहा हूँ, दिवाली के टाइम पे दिए की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, खपत होती है। तो मान लिया आपका पूरे साल का दिए का काम है, लेकिन दिवाली पे ऑब्वियसली आप क्या करोगे, उस 1-2 महीने पहले से आप ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा दोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर मेरे पास महीने में 1000 दिए का ऑर्डर आता है तो दिवाली पे वो ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना मीना जी मैं? जी जी सर। ठीक है जी। और फिर हम आगे बढ़े, या इसमें कुछ आप लोगों को और ऐड करना है? नहीं सर, बढ़ सकते हैं आगे। सर इसमें एक टाइमिंग का सर, वो समय अवधि का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारे बिल्कुल दिवाली नजदीक और हम उस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते दिवाली निकल जाए, तो एक टाइमिंग बिल्कुल। का भी बहुत सर बहुत इम्पोर्टेंट। राइट राइट, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं, ये आपके मैनेजमेंट में आ जाते हैं। चाहे आप वो फाइनेंशियल लें या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लें, दोनों को ऑलमोस्ट ये दोनों इंटीग्रेटेड ही रहते हैं। अच्छा, सेकंड फोर्थ पॉइंट जो है वो है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्यों आपके अंदर ये डिसीजन मेकिंग की स्किल होनी चाहिए, इसके बारे में कोई कुछ बोलेगा? मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे डिसीजन बहुत सही टाइम पे और सही तरीके से डिसीजन लेना भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो वो आपके बिजनेस को नीचे भी ले जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये सब जो है सारा का सारा रिस्क पे होता है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसीलिए
लोग कहते हैं कि रिस्क ज़रूर होता है, लेकिन इसीलिए फिर उसमें प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होता है। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो उसमें क्यों डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, क्योंकि डिसीजन जो होते हैं वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको जो अपना मिशन विजन है, जो आपका गोल है, आप वो तभी अचीव कर सकते हैं जब आप उसके जो डिसीजन है वो बहुत टाइमली लें और बहुत सोच समझ के लें। ऐसा एग्री करेंगे इससे या नहीं करेंगे? एंड डिसीजन मेकिंग ही चीज होती है जिससे आपके सारे फाइनेंस या लोग कब रखने हैं, कब हटाने हैं, क्या करना है, कितने लोगों को क्या काम देना है, और टाइम आर एलोकेटेड। इसको हम उसी हिसाब से, फिर अगर आप करेक्ट डिसीजन लोगे तो वो इसी में आता है, आपका रिसोर्स एलोकेशन जिसे कह सकते हैं, वो चीज़ होती है कि कोई भी बिजनेस है, कोई स्टार्ट आप कुछ कर रहे हो, तो आप अगर डिसीजन लोगे वो आपका ही इसीलिए लिया जाता है कि जो आपके सारी पेमेंट हैं, फाइनेंसेस हैं, लोग कितने काम करेंगे या नहीं करेंगे, किस टाइम पे कितने लोग होंगे, क्या टाइम रखना है, तो वो आपका इफेक्टिव डिसीजन से ही निकल कर आता है। लास्ट पॉइंट इसका है जो स्किल्स में हम लेते हैं, वो आता है आपका नेटवर्किंग का। ये आपकी बिजनेस में इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि भाई आपका बिजनेस तभी बढ़ सकता है जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग है। और क्योंकि जब तक आपको लोग जानेंगे नहीं तो आप लोगों से कोई चीज़ खरीदेंगे कैसे, या आपके बिजनेस को नहीं जानेंगे तो लोग आपके पास आएंगे कैसे, कस्टमर कैसे आएगा, क्वेरी तक नहीं लेंगे लोग अगर आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आपके कोई चीज़ आप स्टार्ट करो तो कस्टमर को जो है वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना होता है, ताकि अगर आपसे कोई सामान ले, प्रोडक्ट ले, या आप कोई सर्विस का काम कर रहे हैं, सर्विस का बिजनेस है, अगर कोई सर्विस ले तो वो चीज़ आपसे इतना खुश हो जाए कि जब नेक्स्ट टाइम कहीं बात हो या कुछ आपके बिजनेस को वो ज़रूर लोगों में रिकमेंड करे। इस पे कोई और कुछ बोलना चाहेगा नेटवर्किंग पे? क्योंकि हम तो ये काम करते ही है ना। आपके पास अगर एक बैच बनता है ट्रेनिंग का, तो कितने हम स्टोरीज देखते हैं जिसमें बेनिफिशियरीज हमें सक्सेस स्टोरीज में ये बोलते हैं कि हमें इस ट्रेनिंग रीड सेंटर के बारे में, रीड लाइब्रेरी के बारे में अपने दोस्तों से पता लगा कि वो वहां जाते थे। तो इस पे कोई कुछ बोलना चाहेगा? जैसे सर कि हम नेटवर्किंग में इम्प्रूवमेंट लाने के सर सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं सर, अपने बिजनेस को लेकर। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। अभी जो मॉड्यूल का नाम है वो यही है, एंटरप्रेन्योरशिप इंटीग्रेटेड विद टेक्नोलॉजी। तो क्योंकि फर्स्ट सेशन था, हम बिल्कुल इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चल गए हैं। आपने देखा होगा हर कोई आजकल घर से भी अगर काम कर रहा है तो उसने फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम आजकल बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है इन सब चीज़ों में, लोग रील्स बना बना के डालते हैं। तो हम इसको नेटवर्क को सोशल मीडिया के थ्रू भी हम बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि वाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट। वाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, इसके बारे में पहले पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द क्लाइंट एंड कस्टमर नीड्स to understand what you are trying to buy or sell. It informs customer about the product service you are selling to them and how it will satisfy their needs and wants. तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ये शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्यों कम्युनिकेशन, क्योंकि जब हम स्किल्स की बात कर रहे थे तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा था वो यही है कि लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे नहीं, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपसे कस्टमर पूछेगा कि मैं ये चीज़ क्यों खरीदूं, तो आपके पास उसके आंसर आने होने चाहिए। क्योंकि आजकल एक ही प्रोडक्ट के, सिर्फ आप ही नहीं बैठे मार्केट में कि आप ही एक चीज़ बना रहे हो, मार्केट में उसी प्रोडक्ट को लेके सौयों व्यापारी बैठे होंगे। इवन अगर आप जिस जैसे आप विलेज लेवल के स्तर की बात करोगे, तो आप जो चीज़ बेच रहे हो बराबर वाला भी आपकी दुकान के बराबर में जो बैठा है वो भी वो चीज़ बेच रहा है, बस थोड़ा सा फर्क होगा कुछ ना कुछ। तो उसमें आपको कैसे कस्टमर को कन्विंस करना है कि हाँ भाई आपका प्रोडक्ट उससे कैसे अलग है, और आप उससे ना लेके मेरे से लोगे तो उसमें क्या फायदा होगा। तो ये चीजें, ये इसको कहते हैं यूनिक सेलिंग प्राइस, कि आपका जो वो है ये,
मतलब क्यों उससे अलग है। यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। आपको लोगों को बताना आना चाहिए कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट जो आप मेरे से अगर लोगे तो ये दूसरे प्रोडक्ट से इसलिए अलग है, इसमें ये, और आप अपनी तरफ से क्या बेनिफिट दे सकते हो उसको, कि बाई चांस अगर इसमें कुछ खराबी आ गई तो आप मेरे पास ला सकते हो। सर्विस भी साथ साथ देनी दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि हाँ भाई, अगर आप इसको ले जाते हो, अगर 3 महीने 6 महीने में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई प्रोडक्ट में, तो आप प्लीज़ उसको मेरे पास लाइए, मैं उसको ठीक सही करके दूंगा। और अगर 6 महीने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनको बोल सकते हैं कि मिनिमम कॉस्ट आएगी, इतना ही लगेगा, और मैं उसको ठीक करके दे दूंगा। कोई रिटर्न पॉलिसी भी रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें अगर आप ऐड करोगे तो आपका एक कस्टमर अच्छा बेस बन जाएगा। इसको कस्टमर रिलेशनशिप में भी काउंट करते हैं। क्योंकि सिर्फ यही नहीं होता कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो बेचने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कस्टमर के लिए। क्योंकि कभी ना कभी प्रोडक्ट या फिर कोई चीज़ में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, लेकिन उस प्रोडक्ट की सेल के बाद आप कस्टमर को किस तरह से हैंडल कर रहे हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में। जो भी जर्नी होती है इसकी, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की। अब आपको कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं। बाकी फिर मैं थोड़ा से क्वेश्चंस पूछना शुरू करता हूँ। अ, कोई सा जी भी सर। पॉइंट आप ले लो, कोई सा भी जी पॉइंट के सर, बारे में बता दो। जी सर, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हम्म। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है जो मार्केट में सेल होगा कि नहीं होगा। राइट। तो उसी हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट की मतलब प्रोडक्ट की, कि ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे सेल होगा कि नहीं होगा, और इसमें जितना हम खर्चा कर रहे हैं उसमें प्लस करके इसमें कुछ मुनाफा होगा या नहीं होगा, ये सारा कुछ आता है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो और ऐसा ऐसा कोई काम कुसुमलता अभी तक किए हैं आपने? क्योंकि आपने तो बहुत सारी ट्रेनिंग करी है, बहुत सारी चीजें बनाए हैं, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचा हो जो इसमें जो सारी चीज जो भी बताया गया वो इन्वॉल्व हो उसमें, जैसे लीडरशिप भी हो, फाइनेंशियल भी हो, डिसीजन मेकिंग भी हो, प्रोडक्ट जो सर्वे वाली बात है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया अभी तक इन जी सब सर, चीज हमने को सच अप्लाई में करते हुए? बनाई है। हम्म। क्या बना है? यस सर, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, प्लानिंग भी है, नेटवर्किंग पुष्पेंद्र है, तुम्हारा एचआर आवाज है, क्लियर नहीं मतलब है, पुष्पेंद्र तुम्हारा आवाज आवाज क्लियर नहीं है। आवाज कट रहा है पुष्पेंद्र आपकी। हाँ, कुसुमलता बताओ कोई भी। जी या सर। ये- हम्म। हाँ, इसमें हमने दरियाँ भी आती हैं सर इसमें, और हमारे पिकल्स भी आते हैं सर। क्योंकि जो हमने जो नींबू का अचार बनाया था उसमें हमने वो क्वालिटी भी अच्छी आई थी, और वो हमारा इतना जितना बनाया था वो यहीं से सेल हो गया, और उसमें हमने कुछ मुनाफा भी अपने सेंटर के लिए किया है। वेरी गुड। और बाकी और लोग कहें, ये तो 5 पॉइंट है, एक कुसुमलता ने एक्सप्लेन कर दिया प्लानिंग का। बाकी और कौन, नेटवर्किंग कौन बताएगा, बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी खत्म हुआ है? स्वाति। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप ये जो 5 पॉइंट बताए हैं ना, तो आप कोई अगर प्रोडक्शन किए हों, कुछ चीज़ें सेल की हों, तो ये कौन जी सा जी। पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहोगे कि आपने कैसे किया था उस चीज़ का मैनेजमेंट? सर, इसमें मैं डिसीजन मेकिंग का एक्सप्लेन करना चाहूंगी। बिल्कुल बाकी बिल्कुल सभी बताइए। पॉइंट्स भी जरूरी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग भी है कि टाइम पे अगर कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉफिट के मामले में जब भी हम सोचते हैं, तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमाने की भी बात करते हैं, या फिर हमारा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कैसे हो, ये सोचते हैं। लेकिन जब भी मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है, या फिर टाइम पे उसके सेम ही प्रोडक्ट अगर अवेलेबल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे मार्जिन कितने रहेगा, हमने जो बैकग्राउंड में जो भी पैसा लगा है वो भी निकलना चाहिए, हमारा लॉस भी नहीं होना चाहिए। या फिर एंड टाइम पे अगर हमें मार्केट चेंज करना पड़े, हमें मार्केट स्ट्रैटेजी हमें चेंज करनी पड़े, तो इस तरीके के छोटे छोटे डिसीजन हमें लेना आना चाहिए। और उस बात का हमें ख्याल भी रखना चाहिए कि प्लान प्लान बी भी हमारे पास होना चाहिए हर बार, कि अगर ये नहीं हुआ तो उस टाइम पे मैं ये डिसीजन लेके इसको उतारूंगी। थैंक यू सर। जी ठीक है, सर। तो बस एक छोटा सा नीचे, लिसनिंग, जैसे अभी कम्युनिकेशन के बारे में बात करी हमने, तो पार्ट 2 हम खत्म कर देंगे आज आज पार्ट 2 तक ही रखेंगे। तो बस ये लास्ट है। इसका ये जो है लिखा हुआ है, इसमें लिखा है, डू यू थिंक लिसनिंग इज वाइटल फॉर कम्युनिकेशन? मतलब आप कोई चीज़ अगर कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप अपना प्रोडक्ट है तो आप ही हमेशा उनको बताओगे इस चीज़ के बारे में कि मेरा ऐसा प्रोडक्ट है, ये इसलिए अलग है, मैं ये चीज़ देता हूँ, मैं उनसे इतनी अच्छी सर्विस देता हूँ बाकी लोगों से। लेकिन
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, वो आता है लिसनिंग टू द कस्टमर। क्योंकि आप भी अगर कोई काम कर रहे हो तो आप भी एक वैरायटी बेच रहे होगे ना। हमेशा जो कस्टमर जाएगा वो वैरायटी पे ही जाएगा, जिसमें आप एक अगर कोई चीज़ आपसे लेना है तो आप उसमें वैरायटी रखोगे कि ये वैरायटी है। अगर आप इस क्वालिटी भी होती है, ये लो क्वालिटी है, ये मीडियम क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, इसी हिसाब से उसके रेट्स भी डिसाइडेड होते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी है तो रेट भी ऊपर होगा, मीडियम क्वालिटी तो रेट ठीक ठाक होगा, लो क्वालिटी है तो प्राइस भी कम होगा। फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ भी कम होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि लिसनिंग, अब मैं पढ़ता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। वी हैव टू लिसन टू आवर कस्टमर्स need and want and accordingly product is to be aligned with the customer। तो हमेशा आप अपना कोई प्रोडक्ट है वो सीधे कस्टमर पे नहीं थोप सकते। आपके पास जब कस्टमर आएगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी नीड लेकर आएगा आपके पास कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आप उसी हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट दिखाओगे। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप चीज़ें दिखा रहे होते हो लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर को वो चीज़ समझ नहीं आती। तो वहाँ पे इसका रोल आता है। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप उससे पूछोगे कि आप अपनी खुद रिक्वायरमेंट बता दो, मैं उसी हिसाब से चीज़ आपको दे दूंगा। होता है ना सबके साथ कि वो पहले वो अपने हिसाब से दिखा रहा होता है, चीज़ें बता रहा होता है, लेकिन आप फिर उसे बताते हो कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। तो आपसे वो डायरेक्टली पूछता है फिर कि सर या मैम आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, क्वालिटी कैसी चाहिए, बजट क्या है, किस तरह से। तो आप जब उस चीज़ को ध्यान में रख के फिर आप अगर चीज़ें देखो निकालोगे तो शायद आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा और कस्टमर इजीली उस प्रोडक्ट को आपसे खरीद भी लेगा। सबको समझ आ गया यहाँ पर, या अभी कोई डाउट है किसी को? जी सर, आ गया। यस सर। तो इसको हम अभी कंक्लूड यहीं तक करेंगे कि लिसनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब अपने कस्टमर कोई आपके पास क्लाइंट आता है, दुकान पे कोई कस्टमर आता है, कोई ग्राहक आता है आपके पास, तो आप उसको सुनो कि वो क्या चीज़ आप लोग आपसे चाह रहा है, किस क्वालिटी का चाह रहा है, किस बजट में चाह रहा है, कितनी लाइफ की चीज़ चाह रहा है, या जो भी चीज़ें हैं वो आप सुन के उसको फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट दिखाओ और उसमें वैरायटी दिखाओ। तो ये इसलिए लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने आज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 खत्म करा है, जिसमें हमने बिजनेस की डेफिनेशन वगैरह, उसके टाइप्स, उसमें क्या क्या स्किल ज़रूरी होती हैं एक बिजनेस के लिए, मिशन विजन, एंड आपको कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें हमने 5-7 चीज़ें हमने आज कवर करी हैं। तो आज वाला सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अब जो नेक्स्ट सेशन है वो नेक्स्ट मंडे को सेम टाइम पर होगा। ठीक है। तो बाकी अब जब नेक्स्ट सेशन हम शुरू करेंगे तो पहले प्रीवियस सेशन का थोड़ा सा रिकैप करेंगे एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर करा है इसमें। ओके सर। ठीक है। ओके थैंक ओके यू सर, फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू। थैंक यू सर।